नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगे देश विदेश के समाचार, साथ ही आपके काम की हर खबर होगी शामिल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। जुलाई से शुरू होंगे पंजीयन। उम्मीदवारों के लिए सेना की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण होगा अनिवार्य। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक को 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को लाभ पहुंचाएगा प्रोजेक्ट। बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का किया उद्घाटन। साइबर अपराध से सुरक्षित भारत का निर्माण सर्वोपरि। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले गृह मंत्री। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण लोगों का हुआ सशक्तिकरण। घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। पिछले 18 घंटों के दौरान हुई अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए 7 आतंकी। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। पूर्वोत्तर में बारिश और बाढ़ से बेहाल लोग। असम के 35 में से 33 जिले बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा। 27 जून तक दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। रक्षा मंत्री ने सैन्य वार्षिक पुस्तक ब्रह्मांड विश्व रक्षा 2022 के 11वें संस्करण का विमोचन किया। डीआरडीओ प्रमुख, ब्रह्मोस प्रमुख और ब्रह्मोस के डिप्टी की मौजूदगी में ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक पहल जारी की गई। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा सांसदों के साथ कथित बदसलूकी के मुद्दे को उठाया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया है। इस दौरान सभी पात्र विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बाजार नियामक सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जो इस तरह के साधनों के विकास को बढ़ावा देने वाली सिफारिशें करेगी। देश में 24 घंटों के दौरान कोविड के 12,781 नए मामले सामने आए हैं। 130 दिनों बाद दैनिक संक्रमण दर 4% के पार चली गई है। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में मौजूद टिम्बर ट्रेल रोपवे में केबल कार बीच हवा में फंस गई। फिलहाल केबल कार में सवार सभी 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। WHO ने योग दिवस की पूर्व संध्या पर कहा है कि योग को समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पहलों से जोड़ने पर विचार करना चाहिए। संगठन ने शारीरिक सक्रियता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का मध्यमार्गी गठबंधन संसदीय चुनाव के अंतिम चरण में सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद बहुमत खोता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दक्षिणपंथी नेशनल रैली को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। कोलंबिया में वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में तीसरे प्रयास में पेट्रो को 50.48% वोट मिले हैं। इस साल वैश्विक स्तर पर एयरलाइनों का घाटा घटकर 9.7 अरब डॉलर रह जाएगा, जो 2021 में 52 अरब डॉलर था। IATA के मुताबिक कारोबारी माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। सेना ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत सैनिकों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सेना ने कहा कि नए मॉडल के तहत नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए सेना की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जो जुलाई से शुरू होगा। सेना ने कहा कि अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक बनाएंगे, जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगा। योजना पर विस्तृत जानकारी देते हुए सेना ने कहा कि अग्निवीर के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या स्रोत को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त विशिष्ट जानकारी का खुलासा करने पर रोक रहेगी। सेना ने कहा है कि सेवा की शर्तों को पूरा करने से पहले अनुरोध पर किसी अग्निवीर की सेवा से मुक्ति की अनुमति नहीं है। अग्निपथ योजना में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का भी प्रावधान है।
बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में वातानुकूलित रेलवे स्टेशन सहित 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को लाभ पहुंचाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने स्वयं रखी थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 832 बिस्तर वाले बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने बेंगलोर विश्वविद्यालय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स परिसर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक के दौरे पर हैं और बेंगलुरु, राजधानी बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाएं। उन्होंने 150 प्रौद्योगिकी हब भी समर्पित किए जिन्हें कर्नाटक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यापक बदलाव लाकर विकसित किया गया है। ये प्रौद्योगिकी हब 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर उप शहरी यातायात के लिए कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने IISH मैसूर में संचार विकार से युक्त दिव्यांगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 7 दशकों में कर्नाटक ने अनेक सरकारें देखी, देश में अनेकों सरकार बनी। हर सरकार ने गांव, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, महिला, किसानों के लिए बहुत सारी बातें की, कुछ योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी पहुंच और प्रभाव सीमित रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में हमने सामाजिक न्याय को प्रभावी लास्ट माइल डिलीवरी से सशक्त किया है। बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि मुद्रा योजना के तहत कर्नाटका के लाखों छोटे उद्यमियों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक लोन दिया गया है। प्रधानमंत्री ने मैसूर के श्री सुतूर मठ का भी दौरा किया। यहां उन्होंने पुस्तक का विमोचन भी किया। साइबर अपराध से सुरक्षित भारत का निर्माण सर्वोपरि है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही। अमित शाह ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है। उन्होंने आगाह किया कि अगर साइबर अपराध से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो ये देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। साथ ही गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण लोगों का सशक्तिकरण हुआ है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हमने 3 साल पहले लॉन्च किया। अब तक 11 लाख से ज्यादा कंप्लेन अलग अलग प्रकार की रजिस्टर की गई और सोशल मीडिया क्राइम की कंप्लेनें भी 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड की गई और ये मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और इसी के साथ पिछले 24 घंटों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जारी मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। इस अभियान में अभी तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। मुठभेड़ में रविवार को 2 आतंकवादी मारे गए थे। इन आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तलाशी अभियान अभी भी जारी है।
आज अर्ली मॉर्निंग एक और पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। उसके साथ में एक लोकल टेररिस्ट शौकत अहमद शेख जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के मारा गया है। उसके अलावा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकल एलटी का एक टेररिस्ट मारा गया और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक जैश मोहम्मद का लोकल टेररिस्ट एक एलटी का मारा गया। तो टोटल अभी तक में 7 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 3 FT पाकिस्तानी और 4 लोकल टेररिस्ट हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में पिछले सप्ताह लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद आज फिर ईडी के सामने पेश हुए। राहुल गांधी मध्य दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार 3 दिन ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिस दौरान धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज किए गए थे। कल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसलिए देश के 75 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में एक सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की अपील की है। इस बार यह आयोजन मानवता के लिए योग की थीम के तहत होगा। 21 जून को 8वां योग दिवस मनाया जाएगा। और फिलहाल मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन, हम जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तमाम एक तरह से कहे दुनिया भर के देश योग दिवस को मनाएंगे, लेकिन लीड भारत को करना है। 75 जगहों पर आयोजन हो रहा है। इस बार किस तरह से अलग रहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने पिछले कई सालों से 2015 से शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की, और उस समय से लेकर लगातार सफलतापूर्वक एक के बाद एक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसके तहत सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति कि इसमें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तकरीबन सभी देश भाग ले रहे हैं, और न सिर्फ ऐसी जगहों पे जहाँ की हमारे उच्चायोग हैं या राजदूत हैं, बल्कि कई निजी संस्थानों में भी, दुनिया के कई निजी संस्थानों में, कई कह सकते कई अनेक शहरों में इस तरह के योग दिवस मनाए जा रहे हैं। तो योगा फॉर हेल्थ और वन वर्ल्ड वन हेल्थ, तो आज का दिन में योगा जो है वो पूरी दुनिया को जोड़ने वाला स्वास्थ्य के मामले में एक बहुत बड़ा उपकरण बन गया है। और उसी तरह भारत के जो राजनयिक पहुंच है, भारत की राजनयिक पहुंच को भी देश के और दुनिया से जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से कहें कि हमारी ताकत बन गई है। और इसीलिए आज पूरे दुनिया में जो या तो WHO हो या UNO हो, सारे लोगों ने मान्यता दी है कि योग जो है वो भारत की देन है पूरी दुनिया की। और इसके चलते न सिर्फ जो एक शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी यह काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। और ख़ास तौर पर जब हम तकरीबन 2 साल के कोरोना पीरियड से निकल कर अभी आ रहे हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होगा जब लोग याद करें कि किस तरह से पिछले 2 सालों में योग ने लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने में, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद की है। और इस मायने में इस बार का योग दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि इसीलिए इसका नाम दिया गया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो कह सकते हैं कि आज सबसे बड़ा दिन माना जाता है, लंबा दिन होता है आज का दिन 21 जून को, इसीलिए मनाया जाता है इस दिन योग दिवस। और 2014 में जब इसको UNO में रखा गया था प्रस्ताव के लिए, तो ये पहली बार तो 177 देशों ने, जो 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, उस समय इस प्रस्ताव को 177 देशों ने पारित किया था। और दूसरी बार 11 दिसंबर 2014 को जब इसे इस तारीख को योग दिवस बनाने का भारत ने प्रस्ताव दिया था, तो 193 देशों ने इसका समर्थन किया था। तो कह सकते हैं कि आज जब हम आज़ादी का 75वां दिवस मना रहे हैं और योग दिवस मना रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही तालमेल के साथ भारत एक ऐसे सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है जिससे हर आदमी प्रभावित होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज हम पहुंचे हैं दादरा नगर हवेली के सामरवर्णी ग्राम पंचायत में।
यहाँ की महिला सरपंच कृतिका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं। टेक्निकल नॉलेज बहुत सारी यहाँ पे काम आती है, हमारी फील्ड की नॉलेज काम आती है। अगर अच्छी फाइल प्रिपेयर होगी तभी अच्छी फाइल पास होगी। देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत, मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। और आज की खबर में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और हो ची मिन सिटी के पार्टी सचिव गुएन वान नेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य न्यूगेन वैन नेन से संवाद किया। इस दौरान उन्हें अपनी पार्टी के इतिहास और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लाल किले पर शतरंज ओलंपियाड के लिए आयोजित मशाल रिले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शतरंज का जन्म भारत में हुआ और इसकी नई शुरुआत फिर भारत से हो रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने काबुल के गुरुद्वारा हमले में मरने वाले सरदार सविंदर सिंह के परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की है। हरदीप सिंह पुरी उनके अंतिम अरदास में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी की निंदा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर सभी 13 जनपदों के भूतपूर्व सैनिकों के साथ विचार विमर्श किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वस्थ हो गई हैं। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चिकित्सकों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के कंगला पश्चिमी गेट से ई रिक्शा रोड शो को झंडी दिखाकर रवाना किया। रोड शो का उद्देश्य शहर को प्रदूषण से मुक्त करना, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों, जिलाधिकारियों और सिविल एसडीओ से जुड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में आंधी और वज्रपात से मरने वालों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। आंधी और वज्रपात से प्रदेश में 17 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में 2 शूटर समेत 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 8 ग्रेनेड, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 3 पिस्तौल, 1 असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने विश्व समूह के सामने जो कम विकसित देश हैं, उनकी चिंताओं के बारे में बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखी। भारत आज विकासशील देशों की आवाज बनकर खड़ा है। भारत गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, मछुआरों की आवाज बन के खड़ा रहा। भारत ने छोटे उद्योग और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। भारत ने हर विषय पे बहुत खुला मन, खुला दिल भी रखा, लेकिन साथ ही साथ अपनी बात को तर्क के साथ सबके सामने रखा और एक संवेदनशील देश, एक संवेदनशील नेतृत्व का परिचय पूरे विश्व ने भारत का देखा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बांग्लादेश के विदेश मंत्री और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य से मुलाकात की। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और हो ची मिन सिटी के पार्टी सचिव गुएन वान ने
उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी आज उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। विवेक पत्रिका के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति को लोक नेता तेजस्वी नेता पुस्तक भेंट की गई। बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबर की। दक्षिण पश्चिम मानसून से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इससे पूर्वोत्तर सहित कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम में बाढ़ से करीब 34 जिलों के 42 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 हो गई है। नगांव जिले में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए गए 4 पुलिसकर्मी उफनती नदी में गिर गए और तेज बहाव में बह गए। इनमें से 2 पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए गए हैं। असम के पड़ोसी राज्यों में भी कमोबेश हालात बदतर हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश भूटान में लगातार बारिश की वजह से यहां नदियों का खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चले हैं। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचेगा और बारिश की कमी की भरपाई जून के अंत तक हो जाने की संभावना है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आईएमएफ के एक दल के साथ एक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर बातचीत की है, जिसे वैश्विक ऋणदाता द्वारा समर्थित किया जा सकता है। श्रीलंका आईएमएफ से 4 से 5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता और सुविधा चाहता है। सरकार ने कहा है कि उसे इस साल आईएमएफ सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 5 अरब डॉलर तक की मदद की जरूरत है। श्रीलंका ने पिछले महीने अपने इतिहास में पहली बार अपने विदेशी कर्ज में चूक की। श्रीलंका और आईएमएफ के बीच बातचीत 18 अप्रैल को शुरू हुई थी। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के चलते वहां भोजन, दवा, रसोई गैस और ईंधन जैसी जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है। बांग्लादेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर देश ने सहायता, राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को मदद के लिए बुलाया है। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाके में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ में फंसे करीब 40 लाख लोगों ने अस्थायी शिविरों में शरण ले रखी है। लोगों को नाव की मदद से निकाला जा रहा है। बाढ़ से देश में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्राजील में गोल्डन लायन टैमरिन नाम के बंदरों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। ब्राजील के रिजर्व में इस प्रजाति के 2 बंदर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं मानव बंदरों की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।